नमस्कार। लद्दाख में गर्मियों में पानी की किल्लत से निपटने के लिए बर्फ के स्तूप जैसा समाधान निकालने के लिए विश्व में विख्यात सोनम वांगचुक के नेतृत्व में करीब 150 लद्दाखियों का एक जत्था पिछले 1 महीने से लद्दाख से दिल्ली तक की पदयात्रा पर निकला हुआ है और अंतिम समाचार मिलने तक ये जत्था हिमाचल और हरियाणा से होता हुआ दिल्ली की तरफ अग्रसर है। उनके साथ जो लद्दाख के करीब 150 लोग हैं, तो ये लोग पदयात्रा करते हुए 2 अक्टूबर को दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर पहुंचेंगे और वहां पहुंचने का इनका मकसद क्या है? उनका मकसद है कि वो सरकार को उसके उस वादे की याद दिलाना चाहते हैं जो कि सरकार ने लद्दाखियों के साथ किया था। क्या था वो वादा? वो वादा था लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने का। अब इस पदयात्रा के पहले सोनम वांगचुक लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 6 मार्च से लेकर 26 मार्च तक करीब 21 दिन तक अनशन पर भी बैठे और जिस अनशन को उन्होंने नाम दिया था क्लाइमेट फास्ट, मतलब पर्यावरण की रक्षा के लिए वो अनशन कर रहे हैं। तो इस फास्ट के दौरान 21 दिनों तक भीषण बर्फबारी और -10 डिग्री टेम्परेचर में न केवल सोनम वांगचुक खुले आसमान के नीचे वहां बैठे रहे जहां की भीषण बर्फबारी हो रही थी, बल्कि वो वहां पर लगातार वहां पे लद्दाखियों का आना का वहां सिलसिला जारी रहा। इस अनशन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि लद्दाख के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि लेह और कारगिल, जो दोनों लद्दाख के इलाके हैं, लेह और कारगिल दोनों के लोग एक साथ एकजुट होकर किसी एक मुद्दे पर संघर्ष के लिए आकर बैठे थे। मगर ये जो उनका अनशन था 21 दिन चला, लेकिन जो संघ की मोदी सरकार थी या है, उनकी तरफ से उस वक्त उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। ये मार्च की बात है। जबकि सरकार ने 2019 के आम चुनाव से पहले भी लद्दाख से कुछ बड़े वादे किए थे और उन वादों को सत्तारूढ़ भाजपा के जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसमें भी शामिल किया गया था। इतना ही नहीं, 5 अगस्त 2019 को जब 370 अनुच्छेद का एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद सितंबर 2019 में राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने केंद्र सरकार को सिफारिश की कि लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इस सिफारिश के बावजूद सरकार ने लद्दाख के लोगों से किए हुए इस वादे को नजरअंदाज कर दिया या कहिए कि भुला दिया। और उसके बाद आपको जैसा मैंने बताया कि सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे 21 दिन के। अब उस अनशन के बाद सरकार ने लद्दाख के लोगों से वादा किया कि अभी 2024 के जो आम चुनाव है उनको हो जाने दीजिए और उसके बाद आपके साथ हम एक वार्ताओं का दौर शुरू करेंगे और उन वार्ताओं के माध्यम से, विमर्श के माध्यम से कोई रास्ता निकालने का, समाधान करने का हम अवश्य कोशिश करेंगे। लेकिन अब चुनाव को भी 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है, सरकार खामोश बैठी। तो आखिर में थक हार कर लद्दाख के लोगों ने फैसला किया कि दिल्ली की ओर कूच किया जाए और इसके लिए उन्होंने पदयात्रा, मतलब पैदल चलकर, वो लद्दाख से पैदल चले हैं और वहां से चलते हुए अब दिल्ली 2 अक्टूबर तक पहुंच जाएंगे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, जो सोनम वांगचुक ने भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि संविधान के 6 शेड्यूल में लद्दाख को शामिल करने की बात भारत के
खिलाफ नहीं है। ऑब्वियस है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। और कोई भी लद्दाखी भारत से अलग नहीं होना चाहता है। तो हम इसी बात के मद्देनजर आगे की बातचीत करेंगे कि उनकी सोच क्या है। ठीक है। अब वांगचुक ने ये बात कही है और इतनी ये छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए 150 लोग लद्दाख से पैदल चल के दिल्ली गए हैं, तो आखिर उत्सुकता होना स्वाभाविक है कि भाई आखिर इस छठी अनुसूची में ऐसा क्या है कि जिसकी मांग को लेकर ये लोग लद्दाख के लोग पैदल ही दिल्ली की तरफ निकल पड़े। ये भी हमें लगता है कि हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि इस अनुसूची में शामिल होने के बाद लद्दाख को क्या विशेष दर्जा मिल जाएगा, क्या विशेष अधिकार मिल जाएंगे। ये जानने की उत्सुकता हम सब में स्वाभाविक है। तो इसके बारे में बात करने से पहले हमें ये लगता है कि हम जो है लद्दाख के राजनीतिक इतिहास पे एक नजर डाल लें, संक्षिप्त सी नजर डालेंगे, तो जिससे कि हमें विषय की को समझने में ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि लद्दाख का इतिहास एक ऐसा इतिहास है जो आम जनता जो है वो इतना ज्यादा जानती नहीं है उसके बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि लद्दाख में नामग्याल राजवंश ने 400 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद सन 1808 ईस्वी में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने जम्मू के डोगराओं से जम्मू को जीत लिया। जो डोगरा राजा थे वहां पर जम्मू के, उनसे उनका युद्ध हुआ और रंजीत सिंह ने जम्मू को जीत लिया। और 1819 में कश्मीर को जीता अफगान राजा दुर्रानी से। तो इस तरीके से जम्मू और कश्मीर दोनों को जीतने के बाद महाराजा रंजीत सिंह ने जो डोगरा वहां के जो सिपह सालार थे गुलाब सिंह, उनको जम्मू कश्मीर का राजा बना दिया। अब 1840 ईस्वी सन में कश्मीर के डोगरा राजा गुलाब सिंह ने लद्दाख को जीतकर, जो अभी तक स्वतंत्र था, लद्दाख को जीतकर जम्मू राज्य में मिला दिया। जो जम्मू कश्मीर दोनों के राजा थे गुलाब सिंह, तो उन्होंने लद्दाख को जीत के कश्मीर में नहीं जम्मू राज्य में अपने जम्मू कश्मीर राज्य में उन्होंने मिला दिया। अब लद्दाख के जो शासक थे नामग्याल राज परिवार, उनको एक छोटी सी जागीर दे दी गई और वो एक तरीके से वहां के राजनीतिक परिदृश्य से लगभग, जिसको कहेंगे कि गायब ही हो गए। तो तब से लेकर जब जो गुलाब सिंह ने लद्दाख को कश्मीर में मिलाया, तब से लेकर आजादी मिलने तक कश्मीर जो लद्दाख जो है वो डोगरा राजाओं के शासन में रहा। लेकिन जो लद्दाखी थे उन्होंने कभी भी अपने दिल से स्वीकार नहीं किया कि वो डोगरा राजाओं की दास्ता में रहें। तो उनके दिमाग में हमेशा यही विचार उठता रहा कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म कश्मीरियों से बिल्कुल अलग है, तो इसलिए हम क्यों इनकी दास्ता में रहे। हमें एक स्वायत्त राज्य चाहिए, हमारा एक अलग राज्य होना चाहिए, हमें अलग स्वायत्तता दी जाए ताकि हम अपना मुस्तकबिल खुद तय करें। तो ये मांग जो है, स्वायत्तता की मांग है लद्दाख में, ये अंग्रेजों के समय से भी उठती रही है। मतलब ऐसा नहीं था कि ये अभी उठी है ये मांग, अंग्रेजों के समय में भी वो जम्मू कश्मीर से अलग स्वायत्तता की मांग करते रहे और उसके लिए समय समय पे आंदोलन भी होते रहे। और विभाजन के समय तो यहां तक भी हुआ कि एक जो लद्दाख के लोगों ने इसी स्वायत्तता की मांग को लेकर एक लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का गठन किया। और उस एसोसिएशन का गठन करने के पीछे कौन था? वो उसकी स्थापना की थी नामग्याल राजवंश ने, जो कि वहां का पूर्व राजा थे। उनके एक उत्तराधिकारी ने इस लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की और इस बुद्धिस्ट एसोसिएशन के परचम तले लद्दाख के लोग भारत को लद्दाख को भारत के संघ में मिलाने की मांग करने लगे। उन्होंने कहा कि हम भारतीय संघ में तो मिलना चाहते हैं, लेकिन हम कश्मीर में अपना विलय नहीं चाहते हैं।
तो हमें एक स्वतंत्र राज्य के रूप में भारत में मिला लिया जाए। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी कहानी सभी जानते हैं। आखिर में लद्दाख को जम्मू कश्मीर में विलय कर दिया गया और उसके बाद से लद्दाख जम्मू कश्मीर का एक अभिन्न अंग बना रहा। लेकिन इतना होने के बाद भी जो स्वायत्ता की मांग थी लद्दाखियों की, वो रह रहकर बार-बार उठती रही। और तो उसी जो बार-बार मांग उठती थी, तो उसके नतीजे में ये हुआ कि आखिरकार औस अ, वन 1979 1979 में 1979 में लद्दाख को 2 जिलों में बाँट दिया गया। एक जिला बनाया गया लेह और दूसरा बनाया गया कारगिल। इसके बाद दूसरा डेवलपमेंट होता है और 1989 में 1989 में सरकार द्वारा, भारत की जो सरकार है, संघ की सरकार है, उन्होंने लद्दाख को जनजाति इलाका घोषित कर दिया। देखिए लद्दाख लद्दाख की जो करीब 97% 97% जो आबादी है वो ट्राइबल है, जनजातीय है। तो उस इसलिए सरकार ने ये कहा कि हम आपको जनजातीय इलाके का एक दर्जा देते हैं। लेकिन देखिए वो जनजातीय तो हैं, वो तो खुद को मान रहे हैं जनजातीय, लेकिन वो इसके लिए स्वायत्ता की मांग अभी भी करते रहे कि हमें यूनियन टेरिटरी चाहिए, हमें स्वायत्ता चाहिए, हम जम्मू कश्मीर के साथ नहीं रहना चाहते। तो आखिरकार काफी जद्दोजहद के बाद एक समझौता हुआ सरकार और लद्दाखियों के बीच, लद्दाख के नेताओं और जनता के बीच। उसमें समझौता समझौता किस बात पर हुआ? ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब स्वायत्त विकास पर्वत विकास परिषद, इसकी स्थापना की गई। मतलब एक ऐसी परिषद जो स्थानीय हितों के बारे में उनकी देखभाल करेगी। केवल देखभाल तक करने का उनका अधिकार क्षेत्र था और उससे आगे उन्हें कोई अधिकार नहीं थे, या छोटा-मोटा जैसा हुआ पार्किंग टैक्स वसूल लिया, चुंगी कर, जो एक नगर पालिका के समकक्ष जैसे अधिकार थे। लेकिन उनकी स्वायत्ता थी। स्वायत्ता में ये होता है कि भई 30 उसके प्रतिनिधि होते हैं, उसमें 30 सदस्य होते हैं, तो उसमें से कुछ सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करते हैं, बाकी सदस्यों का आम चुनाव होता है। तो ये एक उनको इस तरह की स्वायत्ता मिली। लेकिन उसका प्रैक्टिकली देखा जाए तो सारा शासन प्रशासन रहता प्रैक्टिकली जम्मू कश्मीर के पहले तो राज्यपाल के हाथ में रहता था और अब उपराज्यपाल के हाथ में रहता है। तो जो 1989 में जो जनजाति इलाका घोषित करने के बाद उनको ऑटोनॉमस हिल काउंसिल, स्वायत्त पर्वत विकास परिषद दी गई। तो लेह को 1995 में विकास परिषद मिली, स्वायत्त विकास परिषद, और जुलाई 2003 में कारगिल को अपनी अलग स्वायत्त परिषद मिली। मतलब वहां लेह और कारगिल दोनों में अलग-अलग स्वायत्त परिषदें हैं जो इस वक्त भी वहां कार्यरत हैं। लेकिन इसके बाद भी यूनियन टेरिटरी की उनकी मांग यथावत जारी रही, चलती रही। उसके बाद 2003 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि 16 साल तक कुछ ऐसा चलता रहा, या तो ये कहिए कि उनको इतना कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन 16 साल तक ये यूनियन टेरिटरी की जो मांग है वो लगभग सुप्त पड़ी रही, सुप्त अवस्था में रही, डोरमेंट हो गई। उसके बाद अचानक 16 साल बाद 5 अगस्त 2019 को लद्दाख की चिर प्रतीक्षित मांग, जिसकी कि वो इतने लंबे शताब्दियों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वह मांग 5 अगस्त 2019 में जाकर पूरी हुई। आप समझ गए होंगे मैं किस घटना का जिक्र कर रही हूं। इस दिन 5 अगस्त 2019 को संघ की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। एक हिस्सा लद्दाख का नाम दिया गया और दूसरा हिस्सा जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन 2 हिस्सों में 2 यूनियन टेरिटरीज इनको बना दिया गया। अब यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर को विधानसभा मिली, लेकिन
लद्दाख को विधानसभा नहीं मिली। तो अब ये समझने के लिए हम आपको बता दें कि वर्तमान में लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। लेह बौद्ध बहुल इलाका है और कारगिल मुस्लिम बहुल इलाका है, और दोनों के पास अपनी-अपनी स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदें हैं। तो ये तो मैंने आपको संक्षेप में लद्दाख का अब तक का राजनीतिक इतिहास बताया कि वहां क्यों ये स्वायत्तता की मांग लगातार उठती रही है। इसका लेखा जोखा मैंने आपको दिया। अच्छा, अब आते हैं हम, अब यहां बताना ये जरूरी है आपको कि सोनम वांगचुक जो थे, जिस वक्त अनुच्छेद 370 का एब्रोगेशन किया गया, आर्टिकल 370 का 370 का कहा जाता है, एब्रोगेशन किया गया, तो उसके बाद जो इस जत्थे का जो नेतृत्व कर रहे हैं सोनम वांगचुक, उन्होंने मोदी सरकार के इस कदम की भूरी भूरी प्रशंसा की, न केवल प्रशंसा की और पूर्ण समर्थन भी इस मांग का उन्होंने किया। और सोनम वांगचुक के साथ साथ लद्दाख की जो जनता थी, उनका भी मानना था कि अब उनकी गाड़ी विकास और रोजगार के सड़क पर तेजी से दौड़ेगी। बहुत खुश थी लद्दाख की जनता अलग यूनियन टेरिटरी बनाए जाने से। लेकिन साल बीतते बीतते ही लद्दाखियों का ये मोहभंग होना शुरू हो गया। उन्हें महसूस होने लगा कि वे तो ठगे गए हैं। धारा 370 के हटने से पहले उन्हें एक विशेष दर्जा प्राप्त था। ये हम सभी जानते हैं। जब तक वो जम्मू कश्मीर के साथ थे और वहां धारा 370 लागू थी, तो उन्हें एक विशेष दर्जा प्राप्त था। बाहरी लोग लद्दाख में जमीन नहीं खरीद सकते थे। बाहर से कंपनियां आकर लद्दाख में खनन का काम, जो खनिजों का जो खनन होता है, वो नहीं कर सकती थी। तो अब लद्दाख के लोगों को लगने लगा कि ये तो हमारे जो विशेषाधिकार थे 370 के तहत, वो छीने जा रहे हैं, छीन लिए गए हैं। और उनको यह भी लगा कि जो ये बाहरी लोग आ रहे हैं, इनकी आवक के साथ साथ इस क्षेत्र में भूमाफिया भी सक्रिय हो गया है। और भूमाफिया सक्रिय होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो बाहर के लोगों का एक तरीके से इतना इन्फ्लक्स, जिसको कहते हैं कि एक बाढ़ सी आ गई, तो उससे उन्हें अपनी जो जनजातीय संस्कृति है, उनको जो अपनी आदिवासी संस्कृति है, भाषा है, और सबसे महत्वपूर्ण उनका जो पर्यावरण है। देखिए, लद्दाख एक बहुत ही इको सेंसिटिव जोन है, तो अपना जो पर्यावरण है उस पर खतरा मंडराता महसूस होने लगा। और तब जाकर उन्हें ये एहसास हुआ कि हमारे तो अपने इलाके पर हमारा नियंत्रण ही नहीं है। हमें यूनियन टेरिटरी तो मिल गई, ठीक है, हम मांग रहे थे, यूनियन टेरिटरी मिल गई, लेकिन बगैर विधानसभा के मिली है, तो इसका हमारे लिए क्या फायदा। भाई उनके दिमाग में उनके विचार चलने लगा कि भाई पहले जम्मू कश्मीर के साथ थे, तो वहां की विधानसभा में कम से कम हमारे 4 प्रतिनिधि तो होते थे, 4 विधायक जाते थे लद्दाख से, और जो कि लद्दाख की समस्याओं के बारे में विधानसभा में लद्दाख की जनता की बात को, उनकी समस्याओं को रखते थे। लेकिन अब वो सारी जो शक्तियां थी, अब सब कुछ उपराज्यपाल के अधीन है। अब तो उपराज्यपाल बन गए हैं वहां पर। अब तो उपराज्यपाल के अधीन है, और उपराज्यपाल जो है एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कि उन्होंने खुद नहीं चुना है। वो उनका चुना हुआ व्यक्ति नहीं है, वो केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि है और उनके ऊपर अपने हिसाब से शासन कर रहा है। तो ये उनको ये एक नई शिकायत पैदा हो गई और उनको आशंकाओं ने घेर लिया। अब ये शिकायत उनकी इसलिए पैदा हुई कि आप ये कहेंगे कि भाई जब वहां पे कारगिल में पहले से ही स्वायत्त परिषद बनी हुई थी, तो ये शिकायत पैदा होने का क्या वजह थी। तो देखिए, ये शिकायत इसलिए पैदा हुई कि लेह और कारगिल में स्वायत्त परिषदें तो अवश्य हैं, मगर उन्हें अपने इलाके के लिए, जहां पे वो उनका अधिकार क्षेत्र है, वहां वो अधिकार क्षेत्र एक तरीके से ये मान लीजिए एक सलाहकार का जैसा अधिकार क्षेत्र है उनका। तो उनका जो अधिकार क्षेत्र है उसमें उन्हें कानून बनाने का हक नहीं है।
कि भाई हम कानून बनाएं कि ताकि बाहर से आने वाले लोग यहाँ जमीन ना खरीद सकें, हम अपने आप कानून बनाएं कि यहाँ के पर्यावरण के लिए क्या क्या परियोजनाएं सही होंगी और क्या गलत होगा, हम रोजगार के लिए कैसे कौन से और क्या अवसर हम सृजित होने चाहिए, तो वो चीजें हमारे अधिकार में हो और हम उसके लिए कानून बनाएं। तो इसलिए अब वो चाहते हैं कि लद्दाख के पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा के लिए जरूरी है कि लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। और छठी अनुसूची में छठी अनुसूची यदि वहां लागू हो जाती है, लद्दाख छठी अनुसूची में शामिल हो जाता है, तो लद्दाख के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, मतलब ये पूरा ही लद्दाख जनजातीय क्षेत्र है यूं तो 97%, तो लद्दाख जो है उसमें जो स्वायत्त परिषदें काम कर रही हैं उनको कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी जो अभी तक उनके पास नहीं है। अब आप जानना चाहेंगे कि जो छठी अनुसूची में जो स्वायत्त परिषदें हैं, विशेष स्वायत्त परिषदें हैं, वो क्या हैं, उनको क्या अधिकार प्राप्त हैं, तो और जो कि लद्दाख की वर्तमान स्वायत्त परिषद से भिन्न है। इसके बारे में अब हम यहां से अपने मुख्य मुद्दे की चर्चा शुरू करते हैं। ये पृष्ठभूमि आपको बताना इसलिए जरूरी था ताकि आप अच्छी तरीके से ये समझ सकें कि उस छठी अनुसूची की क्या जरूरत उनको और क्यों महसूस हो रही है लद्दाख के लोगों को। तो अब मैं आपसे छठी अनुसूची के बारे में बताती हूँ कि ये छठी अनुसूची भारत देश में क्या है। तो देखिए, भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 244 के दूसरे भाग में, मतलब आर्टिकल 244 के सेकेंड पार्ट में छठी अनुसूची का जिक्र आता है। छठी अनुसूची का प्रावधान है और उसमें उत्तर पूर्व के, नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है हमारा, उसके केवल 4 राज्य हैं। 4 राज्यों में, उन 4 राज्यों में रहने वाले जो 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 उन 4 राज्यों में जो अनुसूचित जनजाति बहुल इलाके हैं, उन इलाकों में रहने वाले जनजाति समूहों के हितों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, रोजगार, जल, जंगल, जमीन के संरक्षण हेतु इस छठी अनुसूची में विशेष प्रावधान किए गए हैं। और ये 4 राज्य कौन से हैं? ये 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं। और 2003 में छठी अनुसूची में संशोधन करके एक बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद का भी गठन किया गया है। तो आप ये मान सकते हैं कि असम के अंतर्गत एक और सांस्कृतिक परिषद, प्रादेशिक परिषद वहां जोड़ी जा चुकी है। तो अब इस छठी अनुसूची के अंतर्गत जो ये स्वायत्त परिषद बनाई गई है, तो इन इलाकों के ये जो परिषदें हैं, इनके बारे में बहुत पूरे डिटेल के साथ कि इनका गठन कैसे किया जाएगा, इनके क्या अधिकार होंगे और कौन इसको, राज्यपाल का क्या इसमें रोल रहेगा, राज्य के राज्यपाल का, जिस राज्य में ये परिषदें स्थित हैं, तो उसके बारे में पूरे डिटेल के साथ बातचीत है। इन 4 राज्यों में, ये जो 4 राज्य हैं मैंने आपको गिनवाया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में 10 स्वायत्त जिला परिषदें हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। और इन जिला परिषदों को, इन 10 जिला परिषदों को अपने अपने क्षेत्र के लिए विधायी यानी कानूनी, प्रशासनिक यानी एग्जीक्यूटिव, और न्यायिक मतलब इवन जो न्याय करने की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत, उसके बारे में भी स्वायत्तता प्राप्त है। मतलब क्या हुआ कि जिला परिषद के जो सदस्य हैं, इनको जो सरकार के तीनों अंग हैं, विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक, इन तीनों ही जो अधिकार हैं उनको पूरी तरीके से एक जैसे राज्य इस्तेमाल करता है, ये समझ लीजिए एक मिनी स्टेट के रूप में ये वहां पे अपना कार्य करती हैं, इन तीनों प्रकार के अधिकारों के साथ। इन जिला परिषदों के अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं और इन 30 सदस्यों 30 मेंबर्स में से 4 सदस्य 4 मेंबर्स राज्यपाल नामित करते हैं और बाकी जो 26 बचे हैं जो सदस्य होते हैं उनका
जनता मतदान करके जैसे आम चुनाव कहा जा सकता है कि उन 26 सदस्यों के लिए आम चुनाव होते हैं। और इन परिषदों का कार्यकाल, जो ये स्वायत्त परिषदें हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इसमें ये भी प्रावधान है कि जरूरत पड़ने पर संबंधित राज्यपाल, जो राज्य के जो राज्यपाल हैं, वो उस राज्य में स्थित किसी भी जिला परिषद के क्षेत्रफल को घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो अब आ जाइए कि इन परिषदों को कौन-कौन से विधायी अधिकार प्राप्त है। तो इन परिषदों को जिस इलाके में ये बनी हुई हैं, उन जो जनजाति परिषद है ये, जो कि एक विशेष जनजाति समूह के लिए इनकी स्थापना की गई है, तो ये परिषदें कानून बना सकती हैं उस क्षेत्र के जल, जंगल, जमीन, कृषि, स्वास्थ्य और विवाह और तलाक जैसे विषयों पर भी अपने अलग कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। मतलब क्योंकि देखिए आदिवासी समाजों में विवाह और तलाक के बहुत अलग नियम, कायदे, कानून हैं। इस देश में बहुत सारे आदिवासी जो आबादी है, उन सब में हर एक की अपनी-अपनी वैवाहिक प्रथाएँ हैं और विवाह विच्छेद प्रथाएँ हैं। तो ये जो परिषदें हैं, ये अपना कानून बनाती हैं। वहाँ पे केंद्र का या राज्य सरकार का, जिसको आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, या कोई भी वर्तमान में राज्य का या केंद्र सरकार का कानून विवाह या तलाक के संबंध में लागू नहीं होता है। और ये जो परिषदें हैं कुछ स्पेसिफाइड टैक्स भी लागू कर सकती हैं और उन टैक्स लगाती हैं जो वो वहां की जनता के ऊपर, उसका कलेक्शन भी होता है। ये समझ लीजिए कि उनका ये आमदनी का एक जरिया भी होता है। वैसे सरकार से पूरा उसको उसमें आर्थिक पैकेज जाता है, लेकिन उसके अलावा भी ये लोग अपने ये कलेक्ट कर सकती हैं। इसमें एक उदाहरण के देके मैं आपको समझाना चाहूंगी कि किस तरीके का मतलब विशेषाधिकार इन लोगों को प्राप्त है कानून बनाने का, इन परिषदों को, कि 1997 में मेघालय की में जो एक खासी जनजाति है, उसकी जो स्वायत्त परिषद है, उसने एक कानून पास किया, खासी सोशल कस्टम्स ऑफ लिनिएज एक्ट। मतलब खासी समाज में जो सोशल कस्टम है उसके बारे में, लिनिएज मतलब जो विरासत की जो परंपरा होगी वो कैसे चलेगी। तो इसके माध्यम से उन्होंने खासी समाज में, खासी जो वहां है वहां की एक जनजाति है, तो खासी जनजाति समाज में प्रचलित मातृ प्रधान वंश परंपरा, जिसको मैट्रियार्कल जो सोसाइटी कहते हैं, उस वंश परंपरा या यूं कहें कि जो मातृ प्रधान सामाजिक व्यवस्था है, उस वो अभी तक सामाजिक परंपरा थी, लेकिन उन्होंने कानून बनाकर इसे अमली जामा पहना दिया, मतलब कानूनी जामा इसको पहना दिया। और अब वहां पर इस देश का उस राज्य का, मेघालय के राज्य के कोई कानून इस बारे में क्या है या केंद्र के क्या कानून है, वो वहां कोई कानून लागू नहीं होता है। ये स्वायत्त परिषदों ने जो वहां कानून बनाए हैं विवाह और तलाक को लेके, और या वहां की जो मातृ प्रधान संस्थाएं हैं, मातृ प्रधान वंश परंपरा है, उसको लेके जो कानून बनाए हैं वहां वही लागू होते हैं। तो आप एक तरीके से इन संस्थाओं को, इन जिला परिषदों को स्टेट विद इन स्टेट भी कह सकते हैं। अब सवाल आपके मन में भी उठा होगा कि लद्दाख में पहले से ही एक स्वायत्त पर्वत विकास परिषद मौजूद है, तो छठी अनुसूची की क्या जरूरत आन पड़ी। तो देखिए ये जो लद्दाख की जो स्वायत्त विकास परिषद है और छठी अनुसूची में वर्णित जो विकास परिषदें हैं, स्वायत्त जिला विकास परिषद है, उनके बीच में सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो 4 राज्यों की परिषदों में जो प्रावधान है, जो प्रावधान है, वो संविधान के तहत किया गया है। मतलब संविधान के कानून से उनकी स्थापना हुई है, जबकि लद्दाख की परिषद को संसद में कानून बनाकर स्थापित किया गया है और उसके अधिकार क्षेत्र महज एक सलाहकार से ज्यादा कुछ नहीं है। जबकि मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि कितने एक्सटेंसिव, इनको कितने विस्तृत विधायी और कार्यपालिका संबंधी और न्यायपालिका संबंधी बहुत विस्तृत अधिकार इन 4 राज्यों में जो 10 स्वायत्त जिला परिषदें हैं उनको हासिल हैं। तो ये सबसे बड़ा भेद है। और यही जो
अधिकार हैं वो सोनम वांगचुक और उनके साथ आए लद्दाख के लोग लद्दाख के लिए चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी इसी तरह की स्वायत्त परिषदें बने, जो इसी तरीके से जिनके पास इतने विस्तृत अधिकार, उनका अधिकार क्षेत्र हो, तभी हम अपने पर्यावरण की और अपने सामाजिक संस्कृति की, अपनी भाषा की, अपने धर्म की हम रक्षा कर सकते हैं। अच्छा, देखिए अब आप कहेंगे कि भई ये क्या ये आदिवासी क्षेत्र है ये केवल 4 ही राज्यों में है क्या? इस देश के हर राज्य में लगभग एक इस तरीके के आदिवासी क्षेत्र हैं। तो देखिए उसका भी प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। आप हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता देखिए कि उन राज्यों का जिनमें कि आदिवासी जनजाति जो जो अनुसूचित जनजातियों की जो बहुलतावादी के जो क्षेत्र हैं, उनके बारे में 5वीं अनुसूची में ज़िक्र किया गया है। वहाँ पे लेकिन वहाँ पे क्या है कि वो जो है वहाँ पे जो परिषदें हैं, वो परिषदों को इतने एक्सटेंसिव अधिकार नहीं मिले हुए हैं। उनको जो अधिकार मिले हुए हैं, वो केवल जिसको कहते हैं कि केवल एक सलाहकार परिषद जैसा कि लद्दाख की ये में जो परिषद है इस तरह की वो के अधिकार वहाँ की जनजातीय इलाकों में मिले हुए हैं। तो ये संविधान की 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 के सेक्शन नंबर 1 की 5वीं अनुसूची में उन 10 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया है। और वो 10 राज्य कौन-कौन से हैं? वो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। इन सभी राज्यों में जो जनजाति बहुल क्षेत्र हैं, उनके लिए संविधान की 5वीं अनुसूची में एक अलग से 5वीं अनुसूची है जिसमें प्रावधान किया गया है और उनके लिए जो लद्दाख की तर्ज पे कमोबेश मिलती-जुलती, पूरी तरह नहीं उनको उनकी को स्वायत्त परिषदें बनी हैं, जो कि सीधे राज्यपाल के नियंत्रण में काम करती हैं। वहाँ एक्चुअली राज्यपाल का ही कानून चलता है और राज्यपाल के आदेश से ही वो कार्यपालिकाएँ वहाँ पे वहाँ पे ये चलती हैं। तो अब हमने ये बात तो की कि भई 5वीं देखिए आदिवासियों के लिए इसका मतलब जो आदिवासी जनजाति क्षेत्र हैं, उनके लिए 2 अनुसूचियाँ हैं, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, जिसमें कि 5वीं अनुसूची को हम अब भूल जाइए आप, अब हम वापस चलते हैं लद्दाख पर, कि वहाँ 6ठी अनुसूची की डिमांड अब क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए डेफ़िनेटली जो मैंने आपको 5वीं अनुसूची को बताया, उसके अधिकार क्षेत्र और 6ठी अनुसूची के अधिकार क्षेत्रों में ज़मीन-आसमान का अंतर है। जो तो उसमें अब जो इस लद्दाख राज्य के जो आंदोलनकारी हैं, उनका मानना है कि 370 और 35 ए जो संविधान की धारा थी, उसके तहत उन्हें उनके रोज़गार, भूमि पर उनके अधिकार को जो विशेष सुरक्षा मिली हुई थी, वो अब समाप्त हो गई है। अब बाहरी लोग, जिसमें कि कई बड़े कॉर्पोरेट समूह भी शामिल हैं, उनकी ज़मीनों को और उनके प्राकृतिक संसाधनों को ऊँची कीमत देकर खरीद रहे हैं या खरीद लेंगे। जिससे न केवल उनका रोज़गार और भूमि छिन जाएगी, बल्कि लद्दाख की जो अति संवेदनशील जो वहाँ का पर्यावरण है, उसको भी भारी नुकसान पहुँचेगा। और देखिए और क्योंकि लद्दाख एक जनजाति इलाका है, तो डेफ़िनेटली बाहर से जब इतनी भारी मात्रा में लोग वहाँ पहुँच जाएँगे, तो डेफ़िनेटली जो जिस संस्कृति की वो अपनी रक्षा करना चाहते हैं दिलो-जान से, उसका अपघात तो अवश्य ही होगा। तो सोनम वांगचुक हैं, वो कहते हैं कि उद्योगपति हो या खनन माफिया, सब के सब लद्दाख को लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में लद्दाख में औद्योगिक भूमि आवंटन नीति का प्रस्ताव आया है। क्या प्रस्ताव आया है कि इस प्रस्ताव के तहत जो राज्यपाल हैं मतलब या जो ये कह दीजिए वहाँ का जो इस टाइम सर्वेसर्वा है, उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए भूमि आवंटन करेगा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से वो भूमि आवंटन उद्योगपतियों को होगा और किन की ज़मीन उनसे औने-पौने दाम में खरीद के उद्योगपतियों के हवाले कर दी जाएगी। और इसमें उनको लिए चिंता की बात ये है, उनका ऑब्जेक्शन ये है कि इस सारी प्रक्रिया में किसी भी स्टेज पर स्थानीय लद्दाखियों की राय नहीं ली गई। तो मैं अभी सोनम वांगचुक को ही
कोट करते हुए ये सारी बातें मैं जो आगे बोलूंगी, वो सोनम वांगचुक की ही बातें हैं। उनको मैं अपने शब्दों में आपके सामने दोहरा रही हूँ। सोनम वांगचुक कहते हैं कि आप जिसे विकास कह रहे हैं कि भाई ये तो हम विकास के लिए कर रहे हैं, भाई बाहर से जो उद्योगपति आ रहे हैं, खनन के करने वाले लोग आ रहे हैं खनिजों का, या जो टूरिस्ट आ रहे हैं, वो आपके विकास के लिए हम यहाँ ला रहे हैं। तो सोनम वांगचुक कहते हैं कि आप जिसे विकास कह रहे हैं, मैं उसे विनाश कहता हूं। और वो कहते हैं कि आप लद्दाख के पर्यावरण को तहस नहस करने की तैयारी में। उन्होंने बताया कि लद्दाख में कई इलेक्ट्रिक पावर की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को की मंजूरी दी गई है, और उनमें से कई परियोजनाएं प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे दी गई हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि प्राइवेट कंपनियों की वहां किस तरीके की बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं इसके बारे में आगे और बात करूंगी कि इन प्राइवेट कंपनियों को जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना दी गई है, उसने उत्तराखंड में किस तरीके की तबाही मचा रखी है। और इसके अलावा सोनम वांगचुक और जो लद्दाख की जनता है, वो लद्दाख में पर्यटकों की जो बेतहाशा बढ़ती हुई संख्या है, वो उनके लिए चिंता का विषय बनी हुई है। देखिए, कहां तो लोग इंतजार करते हैं टूरिस्ट का, और लद्दाख कह रहा है कि हमें टूरिस्ट नहीं चाहिए। लेकिन उसका नतीजा क्या हो रहा है कि क्योंकि टूरिस्ट जब इतना आने लगा है, तो जो यहाँ से लोग जा रहे हैं, उद्योगपति हैं, बड़े व्यवसायी हैं, जिनके पास पैसा है, वो जाके वहां धड़ाधड़ होटल खोल रहे हैं, और होटलों की संख्या में अंधाधुंध वृद्धि हो गई है। और ये होटल, क्योंकि पानी भी चाहिए इनको, तो पानी की सप्लाई के लिए ये जो अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल है, उसका दोहन कर रहे हैं। उसके लिए बोरवेल की खुदाई हो रही है, अंधाधुंध बोरवेल की खुदाइयां की जा रही हैं। अब अंदाज लगा लीजिए कि जो लद्दाख को पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है, बर्फ का रेगिस्तान, तो वहां पे आप अंदाज लगा सकते हैं कि पानी का, चाहे वो भूमि के ऊपर पानी हो या भूमिगत जल हो, नीचे पानी हो, उस वो जल स्तर जब इतनी अंधाधुंध खुदाई खुदाई की जाएगी, तो वो जल स्तर कहां जाके पहुंचेगा। तो आपको ध्यान दिला दूं कि पानी की इसी दिक्कत के चलते सोनम वांगचुक ने जो बर्फ के स्तूप, टावर ऑफ आइस, जो बर्फ के जो स्तूप बनाने का जो एक अनोखा अनोखा आइडिया जो वो लेकर आए थे, वो इसी समस्या के समाधान के लिए था। अब वहां जब लोकल आबादी की पानी के लिए इतनी किल्लत है, तो वहां पे इतने होटल वहां खुल गए हैं, तो उनके लिए पानी कहां से आएगा? उसके लिए बोरवेल से खुदाई की जा रही है, और अब इसका नतीजा आप जानते हैं कि पर्यावरण को किस तरीके का नुकसान पहुंचाएगा। और इसी तरह के एक एयरपोर्ट का भी प्रस्ताव है, जो कि एयरपोर्ट एक साल में 20 लाख यात्रियों की आवाजाही हैंडल कर सकता है। मतलब इतनी तो लद्दाख की जनसंख्या भी नहीं है जितने वहां टूरिस्ट आएंगे एक साल में, आप अंदाजा लगाइए। और सोनम वांगचुक ये भी कहते हैं कि देखिए, यहाँ लिथियम बैटरी का खनन हो रहा है, और किसके लिए खनन हो रहा है कि शहर के लोगों को लिथियम बैटरी मिल सके उनकी इलेक्ट्रिक कारों के लिए। उनको उनको इस बात का शिकायत है। और वो उस लिथियम बैटरी को की खुदाई से, उसके खनन के कारण जो प्रदूषण फैल रहा है, और इस पहाड़ के पर्यावरण को जो भारी नुकसान वो खनन से पहुंच रहा है, उसका खामियाजा लद्दाख के लोग भुगत रहे हैं। उनकी जो शिकायत है वो जायज है। वांगचुक कहते हैं कि लद्दाख के लोग जानते हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड में क्या हो रहा है। देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल तो पूरे विधानसभा सहित पूर्ण राज्य हैं, लेकिन वहां क्या हो रहा है कि इसी प्रकार की जो लद्दाख में ताबड़तोड़ अंधाधुंध विकास की जो सनक जो चल रही है, तो वो कहते हैं कि ताबड़तोड़ विकास की जो सनक है, उसने हिमाचल और उत्तराखंड के पर्यावरण को तबाह कर दिया है, जो कि संवेदनशील इलाका माना जाता है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला, जो सबसे यंग पर्वत श्रृंखला है, उसमें बसे हुए 2 राज्य हैं, लेकिन वहां अंधाधुंध विकास किया जा रहा है। उस विकास का परिणाम ये हो रहा है कि लगभग रोजाना भारी भूस्खलन की, पहाड़ों के धसकने की, और आपने अभी पिछले साल सुना भी था, जोशीमठ शहर की पूरा धंसने की तरफ जा रहा है, मकानों में दरारें पड़ रही हैं। तो इस तरह की खबरें, जो अंधाधुंध विकास होता है कि पहाड़ों के अंदर अंडरग्राउंड रेलवे लाइनें बनाई जा रही हैं, टनल्स खोदी जा रही हैं बेतहाशा, और एक अभी टनल त्रासदी भी हुई थी पिछले वर्ष, उसमें किस तरीके से करीब 50 के करीब मजदूर अंदर फंस गए थे, और किस तरीके से एक हाहाकार मच गया था। तो वो कहते हैं कि जो हिमाचल और उत्तराखंड में हो रहा है विनाश, हम नहीं चाहते कि हमारे लद्दाख में उस तरह का विनाश दोहराया जाए।
वो कहते हैं कि सरकार दुनिया को दिखाती है कि देखियो, देखिए हमारी आदिवासी संस्कृति को देखिए। हम पेड़ों की, नदियों की और पशुओं की पूजा करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो इस तरीके के जो प्रकृति के पूजक जो आदिवासी हैं, जो प्रकृति के पालक हैं, उनके साथ तो आप दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं। उनको तो आप किसी सॉरी न्याय जो आपकी कानूनी प्रक्रिया है, उसके में कोई आपकी उनकी भागीदारी नहीं है। आप उनसे सलाह तक नहीं करते हैं और आप हमारी सलाह के बगैर, हमसे पूछे बगैर, हमारी कोई उसमें से नहीं है और उसके बावजूद भी हम हमारी इच्छा के विरुद्ध आप हमारे हमारे इलाके का ये जो सर्वनाशी जो विकास कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। इसीलिए हम 6th शेड्यूल, छठा शेड्यूल मांगते हैं और क्योंकि लद्दाख की आबादी में 97% से ज्यादा आबादी जनजाति है, तो इसलिए जो छठी अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए जो एक शर्त है कि भाई इलाका जनजाति बहुल होना चाहिए, तो ये इलाका पहले से ही जनजाति बहुल है, तो इसको संविधान में संशोधन करके लद्दाख को अनुसूचित अनुसूची, छठी अनुसूची में जोड़ा जाए। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पे भी लद्दाख, लेह और जो कारगिल है, वो दोनों नागरिक साथ साथ हैं और ये 150 लोगों का जो जत्था दिल्ली पहुंच रहा है राजघाट पर, उसमें कारगिल और लेह दोनों के प्रतिनिधि उसमें शामिल हैं जो पैदल चल रहे हैं। इसके अलावा भी, ये तो 6 शेड्यूल की बात है, उनकी 2-3 मांगे और हैं, उसके बारे में और बात कर ले हम। इसके अलावा लद्दाख के लिए उन्होंने एक अलग राज्य सेवा आयोग की मांग भी की है। अब आप कहेंगे जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है केंद्र सरकार के लिए और राज्यों के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इसी तरह वो अपने लिए एक अलग सेवा कमीशन चाहते हैं। भाई क्यों चाहते हैं? तो इसको मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगी कि 2020 में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत लद्दाख के लिए जिन डॉक्टरों का चयन किया गया, उनमें करीब 110 डॉक्टर्स गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और यूपी से थे और जिनका करीब प्रतिमाह वेतन 2.5 लाख रुपए था। तो लद्दाख के नेताओं का कहना है कि यदि उनका अपना एक अलग सेवा आयोग होता, राज्य सेवा आयोग होता या एक अपना अलग सेवा आयोग होता, तो ये नौकरियां स्थानीय लद्दाखियों को मिलती और उनकी बात जायज भी है। और उन्होंने ये बताया कि पिछले 5 साल से सरकारी नौकरियों में एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि लद्दाख में बेरोजगारी का क्या आलम होगा और ये फैक्ट है। सोनम वांगचुक के जो अनशन के दौरान इस तरह के बहुत दृश्य और बहुत सारे युवा थे जो सामने आए थे और जिन्होंने बताया कि हम सब बेरोजगार बैठे हुए हैं यहाँ पे। उनकी एक और मांग है, उसमें वो लोकसभा में अपना एक नहीं 2 प्रतिनिधि चाहते हैं, एक लेह से और एक कारगिल से। तो 2 उनको प्रतिनिधि चाहिए। वर्तमान में उनका एक ही सांसद है और इसमें भी एक और दिलचस्प बात मैं बता देती हूँ कि ये लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की बात जो उठाई, वो भाजपा के जो सांसद हैं लोकसभा में, जमयांग सेरिंग नामग्याल, उन्होंने भी ये छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग उठाई है। आप देखिए कि सरकार उन्हीं की है, लेकिन मांग भी वहां का सांसद ही कर रहे हैं क्योंकि सांसद वहां की जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने वो मांग उठाई है। तो इस बारे में हमने इतनी लंबी विस्तृत चर्चा की छठे शेड्यूल को लेकर, लद्दाख की जनता इसकी मांग क्यों कर रही है और ये छठा शेड्यूल है क्या, इसके बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया है। लेकिन अब इस बारे में सरकार का पक्ष क्या है वो जानना जरूरी है। देखिए, क्योंकि इस वक्त केंद्र में भाजपा की सरकार सत्तारूढ़ है, तो वो सरकार अब क्या कहती है। देखिए, मैंने अभी आपको पहले बताया है कि भाजपा ने अपने 2019 से पहले भी और अपने 2019 के बाद भी अपने चुनावी, न केवल अपने चुनावी घोषणा पत्र में लद्दाख को छठा शेड्यूल में शामिल करने की स्वीकृति दी थी, बल्कि उन्होंने 2024 के चुनावों के बाद इस बारे में वार्ताओं का दौर जारी करने का भी आश्वासन लद्दाखियों को दिया था, जिसके बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया। तो अब लेकिन उसके बाद भी अगर सरकार
का रवैया ढीलम ढाला रहा, तो जानना अब जरूरी है कि ये ढीला ढाला रवैया किस वजह से रहा। तो सरकार का कहना है कि हम लद्दाखियों की संस्कृति, जमीन या उनको रोजगार या के बारे में जो उनके जो चिंताएं हैं, उनका निवारण करने के लिए हम सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल नहीं कर सकते। ये मतलब उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, और यही कारण है कि जो सोनम वांगचुक है वो अपने लद्दाख और कारगिल, लेह और कारगिल के जो संयुक्त जो लद्दाख एपेक्स बॉडी है, उसका नाम दिया गया है, वो इसीलिए इसी सरकार पर दबाव डालने के लिए कि हमें छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल किया जाए, इसके लिए वो वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि भाई जब असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को आप शामिल कर सकते हैं, तो लद्दाख को क्यों नहीं शामिल किया जा सकता, जिसकी की भौगोलिक परिस्थितियां भी सेम है, जनजातीय जो आबादी है वो भी बहुत ज्यादा है, जो कि क्वालिफाई करता है, एक कंडीशन है। तो अब ये जो है, अब सरकार क्या करती है आगे, वो तो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक जो सबसे इसमें चिंता करने वाली बात है कि बारामासा एक न्यूज पोर्टल है, यूट्यूब की, आप उसको देख सकते हैं। उसमें 26 सितंबर को दिए गए एक इंटरव्यू में सोनम वांगचुक ने चिंता जाहिर की कि यदि अब सरकार ने छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की लद्दाखियों की मांग को नहीं माना, अगर सरकार ये मांग नहीं मानती है, तो लद्दाख का हताश, निराश युवा कहीं हिंसा के रास्ते पर ना निकल पड़े। ये बहुत चिंता का विषय है, जो सोनम वांगचुक ने जो आशंका जाहिर की है, इसके लिए न केवल देशवासियों को बल्कि सरकार को सबसे पहले चिंतित होना चाहिए। क्यों चिंतित होना चाहिए? क्योंकि लद्दाख सामरिक दृष्टि से इस देश का एक अति संवेदनशील इलाका है, और ये सब देशवासी जानते हैं। तो ऐसे राज्य में, सीमावर्ती राज्य है, तो ऐसे राज्य, ऐसे सीमावर्ती जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसमें अगर वहां का युवा यदि हिंसा के रास्ते पर निकल पड़ता है, तो ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरे का कारण बन सकता है। अब जो है सोनम वांगचुक लेह और कारगिल के जो, मतलब लद्दाख के जो नेता हैं और जो जिनका वहां स्टेक है, जो भी वहां की जनता है, उनके जो प्रतिनिधि हैं, वो अब 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंच रहे हैं, राजघाट गांधी जी की समाधि पर। तो अब ये मौका है, क्योंकि वो अपनी मांगों के समर्थन में आए हैं, यहाँ दबाव डालने के लिए आए हैं। तो अब भारत सरकार को चाहिए कि उनके लिए मौका भी है कि उनकी मांगों पर आमने सामने बैठकर खुले दिल से विस्तृत विचार विमर्श करें। उनकी समस्याओं को समझना बहुत जरूरी है। ये हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि लद्दाख एक एक सीमावर्ती इलाका है, और सामरिक दृष्टि से इस प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे महत्वपूर्ण इलाका है। तो कोई मिल बैठकर, चाहे उसके लिए एक बार वार्ता करनी पड़े, 2 बार वार्ता करनी पड़े, ऐसा एक सर्वसम्मत समाधान निकालने की कोशिश करे, जो लद्दाख के साथ साथ भारत देश की बहुलतावादी परंपरा या बहुलतावादी चरित्र को, बहुलतावादी परंपरा के संवर्धन और उसके संरक्षण में योगदान करे। नमस्कार।